तो आज हम बात करेंगे अल साल्वाडोर की और वहां गैंग्स के खिलाफ छेड़ी गई एक ऐसी लड़ाई की जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ लोगों को ऐसी सुरक्षा मिली है जैसी पहले कभी नहीं थी, और दूसरी तरफ एक ऐसी इंसानी कीमत चुकानी पड़ रही है जो दिल दहला दे। तो आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले इस क्रैकडाउन का स्केल देखते हैं। ये आंकड़ा काफी हैरान करने वाला है। मार्च 2022 से अब तक 73,000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इसका मतलब समझिए, ये देश की टोटल पॉपुलेशन का 1% से भी ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? इसको समझने के लिए ना थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। देखिए, सालों से बल्कि कई दशकों से अल साल्वाडोर गैंग हिंसा का गुलाम बना हुआ था, और इसी क्राइसिस ने, इसी संकट ने वहां की सरकार को एक बहुत बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। जरा तसव्वुर कीजिए वहां की जिंदगी का। MS-13 और बारियो 18 ये सिर्फ गैंग्स नहीं थे, ये तो कई इलाकों में अपनी सरकार चला रहे थे। एक्सटॉर्शन यानी हफ्ता वसूली, ड्रग्स का धंधा और कत्ल, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। इतना खौफ था कि बहुत से लोगों के पास देश छोड़कर भागने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? वो टर्निंग पॉइंट क्या था? वो था मार्च 2022, जब गैंग्स ने हिंसा की सारी हदें पार कर दी। एक के बाद एक कई कत्ल हुए, और इसी खून खराबे के बाद प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने वो फैसला लिया जिसने अल साल्वाडोर का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। उन्होंने लागू कर दिया स्टेट ऑफ एक्सेप्शन, यानी एक तरह का आपातकाल। अब इसका मतलब क्या था? सीधा सा मतलब था कि गैंग से लड़ने के नाम पर लोगों के कई बुनियादी हक, जैसे फेयर ट्रायल का हक या फिर अपने लिए एक वकील रखने का हक, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया। सौदा बिल्कुल साफ था, सुरक्षा के बदले आजादी। और इसी सौदे का नतीजा हमें सिक्के के पहले पहलू की तरफ ले जाता है। सरकार के लिए और हाँ, वहां के बहुत से लोगों के लिए भी ये पॉलिसी एक जबरदस्त कामयाबी रही है। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक सुरक्षित दौर की शुरुआत माना जा रहा है। सरकार जिस चीज को सबसे बड़ी जीत मानती है वो है होमिसाइड रेट, मतलब हत्या की दर, जो कभी दुनिया में सबसे ज्यादा हुआ करती थी, उसमें एकदम से ड्रामेटिक कमी आई। लेकिन यहाँ एक बट है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। उनके मुताबिक अगर जेल में हुई मौतों और दूसरी हत्याओं को भी जोड़ लिया जाए तो असली आंकड़ा शायद 47% तक ज्यादा हो सकता है। पर चलिए आंकड़ों से हटकर बात करते हैं। आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? ये जो कोट है ना, ये उस गहरी राहत की बात करता है जो बहुत से लोगों ने महसूस की है। सोचिए, सालों के डर के बाद अब वो बिना किसी खौफ के सड़कों पर घूम सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। ये उनके लिए कोई छोटी बात नहीं है। और इस बदलाव पर सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बाहर भी लोगों की नजर पड़ी। इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको एक तरह से मान्यता मिली, खासतौर पर तब जब अमेरिका ने अल साल्वाडोर के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को बेहतर कर दिया। इससे सरकार के उस दावे को और भी मजबूती मिली कि हाँ, देश अब वाकई सुरक्षित है। लेकिन अब वक्त है सिक्के का दूसरा और कहीं ज्यादा अंधेरा पहलू देखने का, क्योंकि इस नई सुरक्षा के पर्दे के पीछे एक बहुत ही भयानक इंसानी कीमत छिपी हुई है। और यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस शांति की कीमत क्या है? क्या ये किसी भी कीमत पर मंजूर है? अब हम उन नतीजों पर नजर डालेंगे जो इस क्रैकडाउन के साथ आए हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो काफी डरावनी है। बात हो रही है हजारों लोगों को बिना किसी सबूत के अरेस्ट करने की। पुलिस पर आरोप है कि उन्हें अरेस्ट के टारगेट्स पूरे करने होते हैं। लोगों को अदालत में पेश होने का मौका नहीं मिल रहा। 900 लोगों पर एक साथ मुकदमा चल रहा है। सिस्टमैटिक टॉर्चर के आरोप हैं और सरकारी कस्टडी में 350 से ज्यादा मौतों की खबर है। यहाँ तक कि गैंग से जुड़ने की शक में अब 12 साल के बच्चों पर भी बड़ों की तरह केस चलाया जा सकता है। ये कोट ये जमीन पर बदली हुई हकीकत को बयान करता है। बहुत सी कम्युनिटीज के लिए डर का चेहरा बदल गया है। पहले वो गैंग से डरते थे, अब वो सेना और पुलिस से डरते हैं। और इस पूरी सख्त पॉलिसी का सेंटर पॉइंट है CECOT। ये एक विशाल मेगा प्रिजन है जिसमें 40,000 कैदियों को रखने की कैपेसिटी है। और इसके अंदर के जो हालात बताए जाते हैं वो इंसानियत को शर्मसार करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एक सेल में 80 कैदियों को रखा जाता है। कोई मैट्रेस नहीं, किसी से मिलने की इजाजत नहीं, लाइट्स कभी बंद नहीं होती, और कैदियों को सूरज की रोशनी तक देखने को नहीं मिलती। CCOT में भेजे जाने का मतलब क्या है? इसका अंदाजा वहां के डायरेक्टर के एक बयान से लगाया जा सकता है, जो वो नए कैदियों से कहते हैं कि यहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है,
और वो है एक काले बैग में। और इस मास इनकार्सिरेशन का यानी बड़े पैमाने पर लोगों को जेल में डालने का एक और पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है औरतों पर पड़ने वाला बोझ। जब घर के मर्द अरेस्ट हो जाते हैं तो परिवार चलाने की पूरी जिम्मेदारी औरतों पर आ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अपने लोगों को ढूंढने के लिए, उनकी खबर लेने के लिए एक अजीब से डरावने सिस्टम से जूझना पड़ता है। अब तक हमने अल साल्वाडोर की बात की, लेकिन अब ये कहानी सिर्फ अल साल्वाडोर तक ही सीमित नहीं रही है। ये पॉलिसी अब एक इंटरनेशनल मॉडल बनती जा रही है और इसके नतीजे काफी गंभीर हो रहे हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे अल साल्वाडोर की एक घरेलू पॉलिसी एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इशू बन गई। मार्च 2022 में आपातकाल शुरू हुआ, नवंबर 2024 में अमेरिका ने सुरक्षा बेहतर होने की बात कही, और फिर मार्च 2025 में एक ऐसी चीज हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। अमेरिका ने 252 वेनेजुएला के माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करके सीधा अल साल्वाडोर के उसी COCOT मेगा प्रिजन में भेज दिया। इसके बाद नवंबर 2025 में ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई जिसमें उन वेनेजुएला के लोगों पर सिस्टमैटिक टॉर्चर की बात की गई। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? इन डिपोर्ट किए गए लोगों में से बहुतों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं था, कोई भी नहीं। इसके बावजूद उन पर टेररिस्ट होने का आरोप लगाया गया और उन्हें उस जेल सिस्टम में फेंक दिया गया जो ऑलरेडी अत्याचार के लिए बदनाम है। उन्हीं में से एक कैदी का ये बयान उस पूरी इंसानी ट्रेजेडी को सामने लाता है। वो कहते हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम माइग्रेंट थे, हम अमेरिका सुरक्षा मांगने गए थे, लेकिन हम एक ऐसे देश की जेल में पहुंच गए जिसका नाम तक हम नहीं जानते थे, और वहां हमारे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। तो आखिर में हम वापस उसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं, सुरक्षा, लेकिन किसी भी कीमत पर। क्या अल साल्वाडोर का ये मॉडल आने वाले वक्त के लिए एक सफल नया रास्ता है, या ये एक और भी बड़े मानवाधिकार संकट की तरफ सिर्फ पहला कदम है? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि शांति और आज़ादी के बीच हम लकीर कहाँ खींचने को तैयार हैं।